नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम विजय है और हम संविधान की सीरीज पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बच्चों, हमने मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से पढ़ा है और शायद ही YouTube पे इतना विस्तृत कंटेंट पढ़ा हो। मैंने बहुत अलग अलग सोर्सों से पूरा कंटेंट इकट्ठा करके आपको उपलब्ध कराया है। उसमें थोड़ा सा वॉइस का थोड़ी समय के लिए दिक्कत हो सकती है, 5 से 10 मिनट के लिए, जो 3 घंटे की क्लास है। बाकी का उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसे लगेगा कि हाँ, वास्तव में इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो आज हम भाग 4 को पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, क्योंकि 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं जो हमने पढ़ लिया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और उनके आर्टिकल 45 से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। जो आयरलैंड का संविधान है, उनके आर्टिकल 45 से डीपीएसपी लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, डीपीएसपी का मतलब क्या है? हिंदी में इन्हें बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है बच्चों कि राज्य जो विधि बनाएगा, जो भी विधि बनाएगा, उनमें कुछ निर्देश, कुछ नीति बनाते समय ध्यान में रखेगा कि इनके तहत ही कोई भी विधि बनाए। जैसे बच्चों, मातृत्व अवकाश अधिनियम बनाया। जो महिला होती हैं, जब वो गर्भवती होती हैं, जब बच्चा होने वाला होता है, तो उनके लिए जो अधिनियम बनाया, जैसे ये अधिनियम बनाया, तो ये अधिनियम राज्य ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि आर्टिकल 42 कहता है बच्चों, मानवोचित दशाएं देखेगा जो व्यक्ति कार्य कर रहा है। उनकी ऐसी दशाएं देखेगा कि अब आप बताओ, मानवता के नाते कोई महिला गर्भवती होते हुए भी जब बच्चा होने पे आता है, क्या वो कार्य कर सकती है? नहीं। तो ये नीतियां हैं। ऐसी नीतियों को देखकर ही राज्य कानून बनाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कानून बना दिया, मातृत्व अवकाश अधिनियम। इसका बच्चों उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछ लेता है। इस भाषा को अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संविधान की बच्चों भाषा बहुत जटिल है। डीपीएसबी का उद्देश्य है बच्चों सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है बच्चों कि समाज, देखो हमारा समाज कैसा है, एक समाज है, ना कि अलग अलग। जनता जनता का समाज है, ना कि जो बना दिया है कि ये ब्राह्मण समाज है, ये दलित समाज है, या ये वो समाज है। हमारा जो संविधान कहता है कि सिर्फ एक समाज है और उस एक समाज से ही हमारे लोकतंत्र का गठन हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम, जो डीपीएसपीएन का उद्देश्य है कि बच्चों जनता के मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए, जनता के मौलिक अधिकार क्या है बच्चों? जनता के मौलिक अधिकार हैं
जैसे उन्हें स्वतंत्रता है बोलने की, कहीं रहने की, कहीं घूमने की, कहीं जाने की। उनकी स्वतंत्रता को देखते हुए उनकी स्वतंत्रता को देखते हुए ही हम ऐसा कानून बनाएंगे। मतलब मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए जनता के मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए हम एक राजनीति तंत्र का विस्तार करेंगे। राजनीति तंत्र का विस्तार नहीं, बढ़ावा। बढ़ावा मतलब राजनीति तंत्र जो बनाया है संविधान ने, इस राजनीति तंत्र को बढ़ावा देंगे। और कैसे? मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए। लेकिन इस समय भारत में मौलिक अधिकारों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है और ना 80 वर्ष से होता आया है। ये वहम है कि कोई नेता अच्छा है या कोई पार्टी अच्छी है, ये सिर्फ जनता का वहम है। क्योंकि 80 साल में अभी भी जनता लगभग 35 करोड़ डेली भोजन ग्रहण नहीं कर पाती, बिल्कुल गरीब है, भिखारी है। तो जब तक भिखारियों की संख्या रहेगी किसी देश में, तो वहां पे मेरे हिसाब से मैं तो समझूंगा कि विकास नहीं हुआ है। 80 वर्ष बहुत समय होता है, 80 वर्ष में तो हो जाने चाहिए था। लेकिन नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की नीयत खराब है। आए दिन आप देखते हो कहीं यह करप्शन, कहीं वो करप्शन। शुरुआत से करप्शन ही होते आए हैं। सिर्फ एक नेता का विकास हो रहा है, जनता वहीं की वहीं पड़ी है बस। कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को सरकार चुन लेती है और उनका विकास बहुत अच्छे से होता है। तो डीपीएसपी का मतलब है, क्या मतलब है बच्चों? क्या उद्देश्य है? एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जनता के मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए राजनीति तंत्र को बढ़ावा देना। यह डीपीएसपी का मतलब है। इसका मतलब समझ गए? कोई भी नीति बनाएगा राज्य, जो उनके आर्टिकल में, बच्चों इन आर्टिकलों को पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया है कि ऐसे ऐसे इन नीतियों का पालन करो आप और उन्हीं के तहत कानून बनाओ। तो मौलिक अधिकार यहीं से निकल के आया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों का संतुलन बनाकर ही भारत में कानून बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों को आप छोड़ दें और डीपीएसपी के तहत कानून बना दें। नहीं, मौलिक अधिकारों को भी संतुलन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कानून ऐसे बनाए हैं जिनमें मौलिक अधिकारों का कतई यूज नहीं हुआ है, बाद में क्लॉज जोड़ के उनका यूज हुआ है। उनके लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कोई भी कानून बनता है मौलिक अधिकार प्लस डीपीएसपी का संतुलन बनाकर ही कानून बनाया जाता है। अब हमारे संविधान में कब कब बच्चों में आर्टिकलों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, पहले इसकी रूपरेखा समझ लीजिए। न्यायालय में बच्चों जो भी जो डीपीएसपी हैं, इनके तहत जो कानून बनते हैं, ये न्यायालय में वाद योग नहीं है, कानून नहीं बनते। कोई भी डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। वाद योग का मतलब है, जैसे बच्चों में एक आर्टिकल बता रहा हूं खाली समझाने के लिए। जैसे है सभी आय की असमानता को कम करना। एक आर्टिकल कहता है 38 का 2, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी खाली समझ लो। एक एक आर्टिकल आपको रट जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस आप थोड़ी सी देर क्लास देख लीजिए और बेस मुझे मजबूत करने दीजिए। जैसे आर्टिकल 38 का 2 कहता है कि आय असमानता को कम करना। आय असमानता को कम करना। अब आप जानते हैं कि 1% लोगों पे भारत की कुल आय का 40% हिस्सा है। जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, इन पे बच्चों बेशुमार आय है। और वहीं पे हमारी गरीब जनता पे लगभग 50% जनता पे मात्र 3% ही आय है और 1% पे 40, लगभग
1% से भी तुलना करेंगे तो 37% कम है, और ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है 37%। लेकिन आय असमानता है, लेकिन आर्टिकल 32 कहता है कि आय असमानता को कम करेंगे, लेकिन ये कम की जगह तो ये तो बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आप न्यायालय में चले जाते हो कि आपने बोला है वहां संविधान में डीपीएसपी में कि आय असमानता को कम करना है, लेकिन ये तो असमानता बढ़ती ही जा रही है, तो न्यायालय कहेगा भैया ये वाद योग्य नहीं है, ये खाली लिखे गए हैं, ये इनके ऊपर है, ये नेताओं के ऊपर है कि इनका पालन करें ना करें, ये स्वतंत्र है। चाहे ये इनके लिए कुछ करें, तुम्हारे लिए ना करें, ये स्वतंत्र है, इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बच्चों वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट इन्हें लागू नहीं करा सकता कि भाई राज्य को करना ही करना है। ये सिर्फ राज्य के ऊपर है कि वह क्या सोचता है, जनता की भलाई सोचता है। मेरे हिसाब से तो जनता की भलाई कोई नहीं सोचता। अब आपको रूपरेखा समझ में आ गई है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं, इनमें कब कब संशोधन हुए और कौन कौन से आर्टिकल जुड़े, ये भी आपको याद करना है। लेकिन बच्चों इससे पहले मैं ये बता दूं, पेन कॉपी उठाए बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पेन कॉपी में एक एक चीज नोट करोगे तो ही कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कब कब संशोधन हुए। पहले देखेंगे हम 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा बच्चों आर्टिकल 39 का जोड़ा गया, 43 का जोड़ा गया और 48 का जोड़ा गया। इनमें क्या क्या है ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा, इसे याद करने की ट्रिक है +4 और +5। अब बच्चों 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इसके द्वारा आर्टिकल 38(2) जोड़ा गया, जो मैंने अभी बताया था। फिर इसके बाद बच्चों 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इसके द्वारा आर्टिकल 45 की रूपरेखा बदली गई। रूपरेखा बदली गई, वो कैसे बदली गई मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद बच्चों 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इसके द्वारा आर्टिकल 43 खा जोड़ा गया। इसमें क्या है ये भी मैं विस्तार से बताऊंगा, एक एक चीजें विस्तार से बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लें। तो बस ये याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, और ये याद रखना है, कभी पूछ लेता है। वैसे आपको याद हो जाएंगे जल्दी से ही, क्योंकि मैं 2-3 बार इसी वीडियो में रिवाइज कर दूंगा इन्हें। तो अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में है बच्चों राज्य की परिभाषा। 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा बच्चों, इसका इसमें क्या है परिभाषा में? परिभाषा में है कि जो राज्य की भाग 3 में परिभाषा है, मैंने जो पढ़ाया आपको राज्य की परिभाषा वही है, जो भाग 3 में परिभाषा है वही राज्य की परिभाषा है। ये आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है। इसमें समझने वाली जहां बात होगी मैं बताऊंगा। आर्टिकल 37 कहता है जो इस भाग 4 में दिए गए उपवन बच्चों न्यायालय में गैर वाद योग्य है। ये मैंने आपको समझा दिया है, ये आर्टिकल 37 में लिखा गया है। इन दोनों का काम खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्या क्या नीतियां हैं राज्य के लिए और इनसे क्या क्या काम होने हैं बच्चों। अब सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 38 का 2। आर्टिकल 38(2), 38(1) देखेंगे, पहले 2 छोड़ेंगे, शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे।
38(1) कहता है कि राज्य, बस इसमें याद ही करना है और बहुत आराम से याद हो जाएगा, इसकी टेंशन ना लेना। इसमें 38(1) कहता है राज्य जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए या कल्याण के लिए या जनता की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए मतलब आय अभिवृद्धि या विकास अभिवृद्धि, कुछ भी जनता के विकास के लिए। अभिवृद्धि अजीब सा शब्द है, इसे मैं हटा देता हूँ। कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और सामाजिक व्यवस्था हमारे संविधान में किस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है ये मैं बताता हूँ। सामाजिक व्यवस्था का मतलब है कि बच्चों, समाज में सब बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं, तो यहाँ सामाजिक। और आर्थिक, आर्थिक का मतलब है बच्चों सभी को राज्य एक समान मदद करेगा, एक समान मदद करेगा और सभी के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। ऐसा नहीं है कोई भूखा मरे। और सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र, ऐसा नहीं है कि राज्य किसी एक धर्म के प्रति झुकाव रखेगा, दूसरे धर्म के प्रति नहीं रखेगा। मतलब लोगों के तंत्र से सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र के रूप में न्याय प्रदान करेगा, न्याय प्रदान करेगा। और संविधान में इसकी क्या भाषा दी गई है बच्चों, ये भी लिख लेते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। इसमें दी गई है कि राज्य लोक कल्याण मतलब जनता के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। सामाजिक व्यवस्था का मतलब मैंने बता दिया है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएगा। ये राज्य कराएगा। तो आर्टिकल 38 का 1 मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा। अब 38(2) पे चलते हैं बच्चों। आर्टिकल 38(2) बोलता है, ये मैंने आपको बता दिया है, फिर से मैं बता रहा हूँ। 38(2) बोलता है कि राज्य आय असमानता को, जो आय की असमानता है, कम करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि राज्य ही आय असमानता को बढ़ावा देता है। मेरे हिसाब से सरकार ही बढ़ावा देती है, क्योंकि हमारा भारत में दो प्रकार है, दो प्रकार की इकोनॉमी है बच्चों। एक तो बच्चों हमारी भारत की मिश्रित इकोनॉमी है। मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित इकोनॉमी का मतलब एक तो है सामाजिक अर्थव्यवस्था, एक है पूंजीवादी। तो हमारे भारत में सामाजिक भी है, पूंजीवादी। सामाजिक मतलब गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के पास पैसा है। और एक है निजी व्यक्तियों के पास पैसा। निजी व्यक्ति मतलब अडानी, अंबानी, ऐसे। अब बच्चों गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के लिए इन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को ही प्रॉफिट देने के लिए हर एक सरकार, एक सरकार नहीं हर एक सरकार एक ऐसा पूंजीवादी व्यक्ति ढूंढती है जिसकी आय लगभग 300% बढ़ा दी इस गवर्नमेंट ने अडानी की।
पिछली बार कांग्रेस ने बढ़ा दी थी अंबानी और टाटा के। तो कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को ही फायदा पहुंचाती है अपनी पॉलिसी से, क्योंकि इन्हें ऑयल दे देगी। ऑयल बहुत बड़ा इंडिया में बिजनेस है, क्रूड ऑयल, क्योंकि आदमी की ये डेली कंजप्शन है, डेली की खपत है, और वो इन्हीं व्यक्तियों को पकड़ा दिया। जितने भी खनन हो रहे हैं, प्राकृतिक खनन, वो सब कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को पकड़ा रखे हैं। अगर यहाँ पे किसी गरीब आदमी को पकड़ा देना तो वो भी अमीर हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इनका उद्देश्य सिर्फ बैठे बिठाए पैसा कमाना, और बैठे बिठाए पैसा कमाओगे तो कोई ना कोई तो तुम लोगों का फायदा लेगा। तो इसलिए आय की असमानता कम होगी नहीं हमारे भारत में। तो अब आर्टिकल 38 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, अब 39 पढ़ते हैं। बच्चों 39 आर्टिकल बहुत बड़ा है। इसमें लिखा हुआ है राज्य विधि बनाते समय, विधि बनाते समय ये 6 नीतियों का पालन करेगा, 6 नीतियों का पालन करेगा। वो 6 नीति क्या क्या है बच्चों? ये छोटी एबीसी में बना दी है, जैसे 39 का 1 का ए, ऐसे एक एक करके 6 नीति में लिख देता हूं बच्चों। सबसे पहली नीति है कि सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन हो। मतलब वो कुछ ऐसा नहीं भूखे मरे, उनके लिए कुछ जीवन चलाने के लिए कुछ तो साधन हो, आजीविका के पर्याप्त साधन हो। पहली नीति ये है, ठीक है बच्चों। बी कहता है जो भी सरकार के पास संसाधन है, भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन जो जिन्हें हम टच कर सकते हैं, कोई भी संसाधन, जितने भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन भौतिक संसाधनों का समान रूप से बंटवारा करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समान रूप से बंटवारा, एक ये नीति है। सी है बच्चों धन, कि एक व्यक्ति धन और दूसरा व्यक्ति कुछ प्रोडक्शन है, उत्पादन है, धन और उत्पादन का एक जगह संकेंद्रण ना हो पाए, कहीं कोई संकेंद्रण ना हो पाए, और संकेंद्रण कोई व्यक्ति करेगा तो वो हितकारी रहेगा या अहितकारी रहेगा? तो अहितकारी संकेंद्रण ना हो पाए। क्योंकि कोई, आप मान लो इस समय प्याज मान लो 2 रुपए किलो है, 2 रुपए किलो। अब कोई व्यक्ति 6 महीने के लिए स्टोर कर ले तो वही प्याज का दाम 200 रुपए किलो हो जाएगा, और उसका मतलब है कि मैं पैसा कमाऊं, और ज्यादा पैसा कमाएगा, जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना, तो ये अहितकारी है, हितकारी थोड़ी है, अहितकारी है। और भारत में पैसे के लालची तो शुरुआत से ही रहे हैं। भारत पैसे के लिए तो किसी को भी बेच सकता है, नहीं जनरली बोल रहा हूं मैं, हर व्यक्ति के लिए नहीं। ज्यादातर भारत का इतिहास रहा है, भारत में गद्दार और कुछ लालच के लिए अपने देश की खुफिया जानकारी तक लोग दे देते हैं। तो यहाँ देशभक्त कम और देशद्रोही ज्यादा मिलेंगे। तो एबीसी समझ में आ गया? सभी व्यक्तियों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन हो, भौतिक संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो, और धन और उत्पादन का एक जगह संकेंद्रण ना हो पाए। कैसा संकेंद्रण? अहितकारी संकेंद्रण ना हो पाए। अब बच्चों डी पे आ जाते हैं हम। अब डी पे पढ़ लेते हैं। डी का है कि पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, समान कार्य के लिए
समान वेतन मिले। ठीक है। डी ये कहता है कि पुरुष जहाँ काम कर रहा है, स्त्री काम कर रही है, उन्हें जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए समान वेतन मिले। जैसे पुलिस विभाग मान लो, कोई सा विभाग मान लो, उस विभाग में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबर वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो डी हो गया। और डी के बाद ई है बच्चों। इन दोनों को ध्यान से समझ लो कि इन दोनों में ही संशोधन से जुड़े हैं ये। ये संशोधन से ई नहीं एफ जुड़ा है। इसमें है बच्चों जोखिमपूर्ण व्यवसाय। जोखिमपूर्ण व्यवसाय से मजदूरों का या श्रमिकों का संरक्षण। मजदूरों या श्रमिकों का संरक्षण मतलब राज्य जोखिमपूर्ण। लेकिन हमारे भारत में तो मजदूर आए दिन मरते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग मिल पाती है कार्य करने की, और ना उनको इक्विपमेंट मिल पाते हैं, और उन्हें कहीं भी घुसेड़ दिया जाता है, चलो मरो यहाँ पे। तो जोखिमपूर्ण व्यवसाय से मजदूरों और श्रमिकों का संरक्षण, ये ई में है। बच्चों एफ में है बच्चों और चाहे वयस्क हो गया थोड़ा सा, इनके लिए बेहतर माहौल बनाएगा, बेहतर माहौल की व्यवस्था करेगा। बेहतर माहौल मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल है, अच्छा कॉलेज है। अच्छा मतलब स्कूलों में क्या आता है इस समय, खाना आता है, टाइम पे खाना हो, और जो जगह जगह स्टेडियम बनते हैं, स्टेडियम हो खेलने के लिए, और तरह तरह की शिक्षा हो अच्छी। तो ऐसा माहौल बनाएगा, उनका प्रोटेक्शन अच्छा हो, किसी से खतरा ना हो, सुरक्षा, इन सब के लिए अच्छा सा माहौल बना के देगा। लेकिन ना तो स्कूल अच्छे हैं, ना कॉलेज अच्छे हैं, स्टेडियम कहीं कहीं है, शिक्षा बहुत भद्दी है इस समय भारत की, शायद सबसे लो शिक्षा, मतलब शिक्षा कुछ आधार ही नहीं बचा। 80 साल पुरानी शिक्षा चली आ रही है, उससे क्या एआई जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल है, सिर्फ वोट डालने के लिए बिल्डिंग बनी हुई है, और टीचर जनगणना में लगे रहते हैं, कभी किसी चीज में लगे रहते हैं। टीचरों को तो, सरकारी टीचरों को तो सिर्फ फालतू का काम दिए फिरती है सरकार। सुरक्षा तो पता है, पुलिस को देख के लोग डर ही जाते हैं, सुरक्षित महसूस करते ही नहीं आजकल, डर जाते हैं कहीं झूठे मुकदमे में ना फंसा दे। तो बड़ी स्थिति खराब है इस समय भारत की। तो एफ का मतलब समझ में आ गया होगा। तो 39 ये देख लिया। इसमें आजीविका के पर्याप्त साधन ए में, भौतिक संसाधनों का समान रूप से बंटवारा, धन और उत्पादन का संकेंद्रण ना हो पाए, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, जोखिमपूर्ण जो भी व्यवसाय है उसमें मजदूरों का ध्यान रखा जाए, उनका संरक्षण हो, और बच्चों और वयस्क के लिए बेहतर माहौल हो। ये 39 खत्म हो गया बच्चों। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये और ध्यान रखना है। अब बच्चों आर्टिकल 39 का डाल देते हैं। ये सब मैंने ऊपर बता दिए का किससे जोड़ा है, जैसे मैंने बताया था, जैसे ये 39 का 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ये सब मैंने लिख दिए, आप एक बार इन्हें लिख लेना और पढ़ लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ भी बता दूंगा जिससे तुम्हारा दिमाग चलता रहे। आर्टिकल 39 का ये बोलता है निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता मतलब कोई भी मजदूर है जिस पे बीपीएल कार्ड है, कोई एससी है, कोई एसटी है, इनके लिए बच्चों
निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। जैसे किसी पे वकील करने के लिए पैसा नहीं है तो सरकारी वकील की व्यवस्था, तो निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया जाएगा। और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया। सिंपल सा था ये। 40 में है बच्चों, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, और ग्राम पंचायतों का गठन बताओ कौन सा आर्टिकल से हुआ था, मैंने आपको बता दिया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बताया था मैंने। आप पढ़ लेना, शुरुआत से मेरी वीडियो से देखोगे, कई जगह कई बार बताया है, अनुसूची पढ़ाते समय ही बताया था। तो अब आर्टिकल 41 पे आते हैं बच्चों। आर्टिकल 41 कहता है, आर्टिकल 41 कहता है कि काम और शिक्षा, ध्यान रखना, काम और शिक्षा लोगों को काम पाने का और अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। इसके लिए सरकार मदद करेगी, सरकार सहायता करेगी। जिसे कोई व्यक्ति है जिसे काम की आवश्यकता है, काम नहीं है, उसके लिए काम की व्यवस्था करेगी। जिससे जी राम जी जो मनरेगा थी, तो इन पे काम नहीं मिल रहा है ढूंढने से, अनपढ़ है, मजदूर है, तो उनके लिए काम की व्यवस्था। शिक्षा है तो शिक्षा, सरकारी स्कूल है तो इनके लिए सहायता करेगी। और एक चीज और सहायता करेगी, वृद्धों के लिए, इसी आर्टिकल में वृद्धों के लिए, जो वृद्ध हैं वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था करेगी, पेंशन की व्यवस्था करेगी। ये आर्टिकल 41 कहता है बच्चों, काम की और शिक्षा की सहायता करेगी और वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था करेगी। आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 कहता है बच्चों, काम की न्याय संगत, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, काम कर रहा है तो कोई, न्याय संगत व मानवोचित, मानवता की दशाएं देखी जाएंगी, मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता, सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। तो ये सब राज्य के लिए हैं, तो राज्य यूं समझ लो राज्य के लिए ही बोला गया है। डीपीएसपी में सिर्फ राज्यों के लिए, जैसे मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए थे, ये राज्य के लिए कार्य है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, मौलिक अधिकार बाध्यकारी है। तो प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा राज्य। ठीक है बच्चों, अब आर्टिकल 43 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 43 कहता है बच्चों, जैसे जो कर्मकारों बोलते हैं, मजदूरों, जो कार्य करते हैं, जैसे मजदूर, जैसे मजदूर है ना, इनके इनको जो मजदूरी है, अच्छी मजदूरी उपलब्ध कराएंगे, वेतन भत्ते अच्छे उपलब्ध कराएंगे, समय पर अवकाश देंगे, तो कर्मकार मजदूरों को अच्छी मजदूरी देंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा मजदूरी मतलब अच्छा वेतन देंगे, भत्ते देंगे, उपलब्ध कराएंगे, और समय पे अवकाश उपलब्ध कराएंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कार्य करो, तो मजदूरों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 43 ये कहता है बच्चों। आर्टिकल 43 का, ये मैंने आपको बताया 43 का किससे जोड़ा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ऊपर मैंने सब बता दिया है। इसमें है कि बच्चों जैसे कोई भी उद्योग खुला हुआ है, तो जैसे मजदूर कभी हड़ताल कर देते हैं,
हड़ताल क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको भी अधिकार है उस उद्योग में, क्योंकि वो मेहनत, आप सोचो, कोई भी व्यवसाय अगर टिका हुआ है तो मजदूर की मेहनत पे टिका हुआ है। उस व्यवसाय का तो पैसा ही लगा है, जो बॉस है वहां का, जो ओनर है, उसका तो सिर्फ पैसा ही लगा है, मेहनत तो मजदूर की है। तो मजदूर की मेहनत का ही वो प्रॉफिट लेता है। अगर मजदूर ना हो तो क्या वो अकेला कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मजदूरों का पूरा अधिकार है उद्योग प्रबंधन में। कोई भी उद्योग का प्रबंधन हुआ है तो मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज मजदूर है तो भगा दिया जाए कल बिना बात के। भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। लेकिन भारत में ये भी नहीं होता, कुछ हो ही नहीं रहा मेरे भारत में। पता नहीं है, लिखित में ही कानून है संविधान में, प्रैक्टिकली तो कुछ हो ही नहीं रहा। 43 खा, बच्चों जब तक पढ़े लिखे भी तो करप्शन करते हैं। आप देख लो, यूपीएससी से आईपीएस आईएएस बनते हैं, इनके बराबर भ्रष्टाचार तो कोई नहीं करता है। ये तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो पढ़े लिखे भी करप्शन कर रहे हैं और अनपढ़ नेता तो करते ही हैं। शायद नियत ही बुरी है हमारे भारत में लोगों की। तो नियत में सुधार करना पड़ेगा। जनता की तरफ भी देखना पड़ेगा। ये जनता बड़ी, इसने हमेशा गुलामी और प्रताड़नाएं झेली हैं और अब तक अपने लोगों से झेलती आ रही है। चलो उस समय मुगलों और अंग्रेजों से और बाहरी अरबों आक्रमणों से प्रताड़ना झेल रहे थे, लेकिन अब तो अपने लोग हैं। अपने लोग भी ऐसा ही वही दिशाएं करे फिर रहे हैं भारत के लोगों की। तो 43 का खा, आर्टिकल 43 का खा, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन, गठन और बढ़ावा दिया जाएगा सहकारी समितियों का। जैसे अमूल हुआ बच्चों, ये सहकारी समिति हैं। इस ये सहकारी समितियों का, इनसे क्या फायदा होता है? सहकारी समितियों से कृषि क्षेत्र के लोगों को फायदा होता है। अब पशुपालन बढ़ेगा अगर दूध का ज्यादा वो होगा तो। हाँ, दूध का ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो पशुपालन बढ़ेगा। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा। ये बच्चों 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो 43 खा हो गया। अब बच्चों हम आर्टिकल 44 पे आ जाता है। ये तो सिंपल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो चर्चा में ही रहता है। सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, जिस दिन ये लागू हो गया उस दिन मेरे देश का भला हो सकता। लेकिन ये भी पेपरों पर ही लागू होगा, कुछ प्रैक्टिकल तो मुश्किल होगा मेरे भारत में। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 बच्चों इसकी रूपरेखा बदली गई थी, मैंने आपको बता दिया है रूपरेखा कौन से आर्टिकल से बदली गई थी। ये शायद मैंने लिखा होगा, लिखा है, लिखा है मैंने। रूपरेखा जो बदली गई है 2002 में, इससे बदली गई, ये देख लेना सारी चीजें। तो क्योंकि बार बार मुझे संशोधन लिख देता हूँ जिससे तुम्हारा रिवीजन हो जाए। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा बदली गई। पहले क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, लेकिन इसके लिए बच्चों पहले ये था। फिर इसे आर्टिकल इसके लिए 21A बना दिया बच्चों, आर्टिकल 21A बना दिया। और इसकी रूपरेखा 45 की चेंज कर दी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल
एवं उनकी शिक्षा। आंगनवाड़ी वगैरह इसी आर्टिकल के द्वारा खोली जाती है। तो अब समझ में आ गया आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 कहते हैं बच्चों, आर्टिकल 46 का ही यूज करके 15 का 4 आर्टिकल बनाया गया था। 15 का 4 आर्टिकल क्या है? SC ST OBC के लिए आरक्षण। तो कौन सा आर्टिकल के यूज करके बनाया गया था? 46। इसमें ये कहा है कि SC ST और OBC इन वर्गों के हितों के लिए राज्य उचित प्रतिबंध करेगा। उचित प्रतिबंध करेगा, प्रबंध करेगा, प्रतिबंध नहीं प्रबंध करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 46 कहता है। 46 पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब 47 पे चलते हैं। इसमें सिर्फ आर्टिकल पढ़ना है, कुछ है नहीं, और मेरे हिसाब से जब तक मैं खत्म करूंगा आपको याद हो जाएंगे। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषण के स्तर में सुधार, पोषण स्तर में सुधार व जीवन स्तर में सुधार, राज्य ऐसी नीति बनाएगा, राज्य ऐसी नीति बनाएगा। ठीक है, राज्य ऐसी नीति बनाएगा बच्चों जिससे पोषण स्तर में सुधार हो और जीवन स्तर में सुधार हो। जैसे कि बिहार में मादक पदार्थ, मतलब मादक पदार्थों की बंदी इसी आर्टिकल के द्वारा हुई थी। शराबबंदी, क्योंकि जब शराब बंद होगी तभी तो पोषण स्तर में सुधार होगा, तभी तो जीवन स्तर में सुधार होगा। तो इसी आर्टिकल के तहत बिहार में शराबबंदी हुई थी। तो आर्टिकल 47 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 48 चलते हैं बच्चों। आर्टिकल 48 बच्चों ये सिंपल है, ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन, इसमें वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देगा राज्य। और भारत में कृषि का स्तर इस समय गिरता ही जा रहा है। वैज्ञानिक छोड़ो, किसानों की मदद करने को तैयार नहीं है। जो बैंक RRB और ये बना दी हैं ग्रामीण बैंक, ये सिर्फ दिखावे की हैं। कोई किसान मेरे हिसाब से इनसे कोई प्रॉफिट भी ले रहा हो, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो पशुपालन के लिए बढ़ावा देगा। ठीक है, वैज्ञानिक तौर से मतलब पशुपालन बढ़ेगा तो वैज्ञानिक तौर से डेयरी खुलेंगी और फूड संस्करण होगा, मतलब खाद्य प्रसंस्करण। क्या हो? प्रसंस्करण, मतलब दूध से पनीर बनेगा, पनीर दूध से घी बनेगा, दूध से बच्चों छाछ बनेगी। ठीक है, दूध से आइसक्रीम बनेगी। आइसक्रीम हमारे यहाँ सिर्फ ऑयल से बनती है, तेल से, सोयाबीन तेल से, दूध का यूज ही नहीं हो रहा। और अन्य देश बहुत अच्छे, हमारे देखो फूड के लिए भी कितनी दिक्कत है। पोषण स्तर में सुधार हो रहा है, फूड में हम जहर खा रहे हैं मात्र, पानी में हम जहर पी रहे हैं, 70% पानी दूषित पानी पी रहे हैं। ये दुर्दशा हो रखी है हमारे देश की। कमियां ही कमियां हैं, कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो आर्टिकल 48 क्या बोलता है? कृषि एवं पशुपालन में बढ़ावा। अब बच्चों 48 ए क्या कहता है? 48 कहता है पर्यावरण का संरक्षण होगा। क्या हमारे देश में पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है? पिछले 10 वर्षों में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है और 1.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने की आशंका है। फिर देखो क्या होता है, हम आग बरसेगी एकदम। पेड़ काट दिए, सब उजाड़ दिए पेड़, और उनका संवर्धन करेगा पर्यावरण का। संवर्धन छोड़ो, संरक्षण ही नहीं हो पा रहा। क्या हम पेड़ लगा पाएंगे? जो 20 साल में पेड़ बन के तैयार होता है, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नियत ही अच्छी नहीं है। सिर्फ हमारे भारत में नियत, जिस दिन
इंसान की नीयत समझ जाएगी, नीयत सुधर जाएगी, लोगों का दुख दर्द समझ में आ जाएगा कि दुख और दर्द अगर जनता का समझ में आ गया कि जनता बड़ी परेशान है। ये नहीं है कि एक नेता का लड़का विदेशों में शिक्षा ले रहा है और जनता यहाँ भूखी मर रही है। अगर कोई जनता ने चुना है, 10-15 लोगों ने वोटिंग करके किसी को चुना है, तो एक बच्चा नहीं, 10-15 बच्चे हो, 10-15 लाख बच्चे हो गए। भाई जनता, जितनी जनता ने चुना है तो उसके लिए तो उन्होंने इसलिए तो चुना है कि ये हमारी मदद करेंगे। ये थोड़ी है कि हमारी मूलभूत सुविधाओं को चुरा कर अपने बच्चों को दे देंगे। आर्टिकल 49 बच्चों कहता है राष्ट्रीय स्मारक, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, इनका संरक्षण करेगा राज्य, इनका संरक्षण करेगा। जैसे लाल किला है, ताजमहल है, इनका संरक्षण करेगा, डेंटिंग पेंटिंग समय पर करता रहेगा। आर्टिकल 50 कहता है बच्चों कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब सरकार। पढ़ाऊंगा कार्यपालिका क्या होती है, सारी चीजें एक विस्तार से बताऊंगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब ये ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अनुसार चले और कार्यपालिका न्यायपालिका के अनुसार। ये दोनों पृथक्करण है इनका, ताकि एक जगह से अगर कोई व्यक्ति मार खा रहा है, अगर सरकार उस पर जूते मार रही है तो न्यायालय तो बचा लेगा। ठीक है, तो इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कागजों में हमारा संविधान बहुत मजबूत है, परंतु इसकी भाषा ऐसी है और इसी भाषा का नेताओं ने बड़ा फायदा उठाया। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि हमारे संविधान की भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए थी। ये तो ये यही रहेगा जैसे अमेरिका में है। जीवन की सुरक्षा, तो हम जीवन की सुरक्षा चाहे हथियार से करें, चाहे हम अपने पास ब्रह्मोस मिसाइल रखें, हम अपने जीवन की सुरक्षा करेंगे। आजीविका के साधन मिलने हैं तो मिलने हैं, छीन लेंगे नहीं मिलेंगे तो तुमसे छीन लेंगे, तुम्हारी गर्दन पे छीन लेंगे। ये होने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ पे तो मार दिया जाता है लोगों को अगर कोई आवाज भी उठाता है तो। आर्टिकल 51 कहता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा राज्य बनाए रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखेगा। बनाए रखेगा। राज्य का मतलब है पूरा भारत इस आर्टिकल में। मतलब एक रूल अपनाती है सरकार, फर्स्ट बार भारत नहीं करेगा, फर्स्ट बार भारत शुरू नहीं करेगा, दूसरा बार भारत शुरू करेगा, पहले अटैक किसी पे करेगा ही नहीं भारत। तो आर्टिकल 51 का तहत ये रूल भारत अपनाता है। तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक हो गए हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गए होंगे। अब बच्चों हम एक छोटा सा चैप्टर और है मौलिक कर्तव्य, उसे और पढ़ लेते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। बच्चों ये भाग 4A में है और इसका एक ही आर्टिकल है 51A। इसमें जनता के लिए कर्तव्य बताए गए हैं कि जनता के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। और बच्चों एक बात इसमें ध्यान रखनी है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में ये नहीं था। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति
की स्थापना की गई थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने ही सिफारिश करी कि भाई हमारे देश में 8 जनता के लिए मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति में बच्चों 12 सदस्य थे। इन 12 सदस्यों ने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया। जनता इसे करे ना करे ये जनता के ऊपर है, समझ रहे हो। जनता ऐसा नहीं है जनता नहीं कर रही तो जनता पर मुकदमा लिख दो, नहीं, ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब अप्रवर्तनीय, मतलब गैर वाद्य योग्य है। ठीक है, 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था। और बच्चों ये पूर्व सोवियत संघ पूर्व सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, अब मेन देश उसका है रूस, उससे लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में 8 की सिफारिश करी थी बच्चों, और गवर्नमेंट ने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और एक मौलिक कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य बताया। माता पिता का कर्तव्य होता है। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा। मौलिक कर्तव्य बच्चों 11 हैं, एक एक बार हम पढ़ लेते हैं। पहला है बच्चों हमारे संविधान, हमारे राष्ट्रगान, हमारे राष्ट्रध्वज का आप लोग सम्मान करेंगे। पहला मौलिक कर्तव्य सबसे मेन ये है, पहला ही ये है। दूसरा है बच्चों हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारियों ने भाग लिया उनके आदर्शों को अपने हृदय में हमेशा रखेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे, हृदय में रखेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे मौलिक कर्तव्य हैं। शायद कुछ नेताओं के लिए मौलिक कर्तव्य और बना देते, जनता तो पालन कर लेगी। भारत की संप्रभुता बच्चों, एकता, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। सभी भाईचारे से रहेंगे बच्चों, कोई जाति धर्म में नहीं बटेगा। मेन चीज है, अच्छा हमारा देश इसलिए ये लोग फायदा उठा लेते हैं क्योंकि हम लोग जाति और धर्म पे वोट देते हैं। हम लोगों को इस हिसाब से बांट दिया है, लेकिन हम हैं भाई, हम सभी भाई हैं। और हमारी सिर्फ एक ही जाति है, भारतीय। जिस दिन तुम भारतीय बन जाओगे उस दिन भारत अगर विश्व में सबसे विकसित देश ना हो तो आप कह देना, ना मैं बचूंगा ऐसा होने के लिए, ना आप रहोगे। ऐसा होएगा ही नहीं कभी। भारतीय भारत की जनता भारतीय बन ही नहीं पाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इस तरह से उन्हें जाति धर्म में झगड़ा हुआ है। धर्म तो छोड़ो, जातियों में इस तरह झगड़े हुए हैं। चौथा मौलिक कर्तव्य बच्चों, इसमें ये नहीं पूछेगा चौथा कौन सा पांचवा कौन सा, इसकी टेंशन ना करना। और पूछे भी तो सीधे राष्ट्रगान, स्वतंत्रता संग्राम के वो एकता अखंडता बनाए रखेंगे, 3 हो गए। देश की
रक्षा करेंगे हम लोग और राष्ट्र सेवा करेंगे। राष्ट्र सेवा ऐसा हमारा भाव होना चाहिए बहुत अच्छा। और बच्चों हमेशा भाईचारे को बढ़ाएंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे आपस में, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, भाईचारे को बढ़ावा देंगे। ऐसे ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे एक दो बार, बहुत सिंपल है, चार चार पांच पांच चीजें हैं। अपनी जो संस्कृति है उसको हमेशा बनाए रखेंगे, जैसी हमारी संस्कृति है, त्योहारों की संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है उसे बनाए रखेंगे। सातवां है बच्चों, जो प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन है, वन, झील, नदी, वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण करेंगे। कहीं भी बच्चों अगर गवर्नमेंट का भी, मेरी बात एक चीज याद रख लेना, कभी मेरी वीडियो देखो, जो भी देखे, एक देखे दो देखे इस समय, क्योंकि अभी शुरुआत की है, जब भी जितने भी लोग देखें, कहीं भी अगर गवर्नमेंट का भी आदेश है ना वन और झील बील दूषित करने का और वन काटने का, तो सीना चौड़ा करके खड़े हो जाना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नहीं करने देंगे, मर जाएंगे, नहीं करने देंगे, क्योंकि बच्चों ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, पर्यावरण बहुत जरूरी है। आठवां मौलिक कर्तव्य है हमारा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम रूढ़िवादी प्रथाओं में ही लिपटे रहें, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे, ठीक है, बढ़ावा देंगे। और मानवता का विकास करेंगे। मानवता मतलब कि कोई व्यक्ति सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, देख के वीडियो नहीं बनाने लग जाए, तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाएंगे, समझ रहे हो, अच्छे आदमी बनेंगे। जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है ऐसा बनना है। अंतरात्मा किसी की ये तो नहीं कहती होगी कि तुम डाकू बन जाओ, गुंडे बन जाओ, टेररिस्ट बन जाओ, कुछ अच्छा ही बनने के लिए कहती होगी। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जो हमारे पैसों से बनी है, एक एक चीज हमारे पैसे से बनी है बच्चों, सरकार कहीं से नहीं लेके आई है, तो वही सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करेंगे और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। ये 8 दिए थे यहाँ तक स्वर्ण सिंह ने, और 9 और 10 दो जोड़ दिए गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे, आगे बढ़ने का हम भारतीय प्रयास करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दो रोटी खा के चैन से पड़े हैं, नहीं, बढ़ने की सोचते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। कोई हमारी मदद नहीं करेगा फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है बच्चों। 11वां है बच्चों, यही 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य। ये बच्चों हमारा मौलिक कर्तव्य भी होगा। बस इतना ही है, मौलिक कर्तव्य ज्यादा बड़ा नहीं है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है मौलिक कर्तव्यों में, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताना भूल गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार मैं फंडामेंटल राइट लिख देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों डीपीएसपी। इतना, इन दोनों में अंतर क्या है। डीपीएसपी बच्चों राज्य और जनता के लिए, दोनों के लिए है, ये सब राज्य के लिए, ये राज्य के लिए नीति। ये बच्चों नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब
ये राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध हैं, और ये सकारात्मक है। सकारात्मक राज्य अपने हिसाब से बनाएगा, राज्य के ही कर्तव्य है कि ऐसी ऐसी नीति बनाएगा। ये राज्य के विरुद्ध है, राज्य को कोई कार्य करने से रोकते हैं, इन्हें जनता का ध्यान रखा जाता है। बच्चों, ये हैं तो मौलिक अधिकार जनता के लिए, लेकिन कुछ एक दो मौलिक अधिकार हैं, जैसे अस्पृश्यता का अंत, ये राज्य के लिए भी है कि राज्य अस्पृश्यता नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के साथ। तो वैसे जनता ही बोलते हैं तो हम जनता लिख देते हैं, आप समझ जाना। जनता और राज्य इतना ही डिफरेंशिएट पूछेगा जब आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। तो ये राज्य के विरुद्ध है और ये राज्य के फेवर में, ये सकारात्मक है। ठीक है बच्चों, इनमें ये प्रवर्तनीय है, हम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तनीय मतलब वाद योग्य है, इनको लेकर ये अप्रवर्तनीय है मतलब गैर वाद योग्य, हम न्यायालय में इनके लिए जा नहीं सकते। तो ये अंतर है इनमें मौलिक अधिकारों में। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। अब अगले लेक्चर में हम बच्चों पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे और संसद के बारे में पूरी जानकारी करेंगे कि संसद कैसे बनी है, किन किन पहलुओं से बनी है, विधायिका, कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति क्या है, ये हम सब चीज देखेंगे। पूरी सारी चीज ए टू जेड। आगे हम भाग 5 शुरुआत होगा हमारा, भाग 5। तो टेंशन ना लो, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।